यूक्लिड विभाजन प्रमेय की हम लोगों ने बात की थी और उसमें एक एग्जाम्पल भी देखा था। इस बार हम लोग एक और उसका उदाहरण देखते हैं। इस बार दो संख्याएं दी गई हैं, 255 और 867। मैंने पहले ही क्यों बना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग देना होता है। और इस तरह के क्वेश्चंस हमें आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आएंगे। और साथ में उन क्वेश्चंस को हमें इसी तरीके से करना होता है। ठीक है, उसमें लिखा होता है कि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करिए, तो इसको कर देते हैं। 25 × 75 होता है, इस पर 3 से भाग जाएगा, तो लगे 3 6 7 2 0 1। अब जो नया हमें शेष मिलता है उससे हम फिर से जो हमारा पुराना भाजक था उसको भाग देना होता है। 255 को भाग देंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 204 हो गया। अब क्या आ गया, 51। 51 से आप फिर भाग देंगे किसको, 102 को। क्यों, जो आपका पुराना भाजक था। ये देखिए 2 बार भाग जाएगा, 102। शून्य, शेष क्या बचा, 0। जैसे ही आपको 0 मिल गया वैसे ही जो भाजक था वही आपका क्या हो गया, वही आपका हो गया मासापा। ठीक है, इसी में एक चीज थी जो छूट गई है, वैसे छूटी तो क्या ही है, मैं बता दे रहा हूं आपको। एक चीज होती है एल्गोरिदम, और एक चीज होती है प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन को हम लोग प्रमेय भी बोलते हैं, एल्गोरिदम भी बोलते हैं, प्रमेयिका भी बोलते हैं और एल्गोरिदम भी बोलते हैं। एल्गोरिदम और प्रमेयिका में क्या अंतर है बताइए। तो प्रमेयिका है वो एक तरह का स्वयं सिद्ध वाक्य है। स्वयं सिद्ध तो नहीं बोलेंगे, पहले से सिद्ध वाक्य है। स्वयं सिद्ध और पहले से सिद्ध में थोड़ा अंतर है। ये पहले से ही प्रूफ वाक्य है, ठीक है, पूर्व सिद्ध। और इसका हम प्रयोग करते हैं किसी दूसरे वाक्य को सिद्ध करने में कि दूसरा वाक्य सही है या नहीं है। ठीक, एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम होती है कि कोई भी काम है उसको आप बहुत सारे छोटे छोटे व्यवस्थित क्रम में तोड़ देते हो, और उन छोटे छोटे कामों का व्यवस्थित क्रम जो है उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। तो जब मैंने आपको अभी प्रोग्रामिंग की बात की थी, उस जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हम लोग सॉफ्टवेयर के लिए जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उसमें बहुत बड़े टास्क को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो वो टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है एल्गोरिदम। तो यहाँ पर आपको एल्गोरिदम और प्रमेय का समझ में आ गया होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी इंप्रूव होगी, और साथ में ये जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसके नाम में दोनों चीजें आ जाती है। कभी कभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखते हैं और कभी कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिख देते हैं। ठीक, और उसमें था क्या, उसमें जो आपका मेन यूसेज था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और उसको मैं भी समझा दूंगा। साथ में वो जो टेक्स्ट है कि उसको लिखा कैसे जाएगा वो अभी आपको मैं बताता हूं। उसमें क्या था कि मान लीजिए C और D दो संख्याएं हैं, जिसमें से C बड़ी संख्या है तो आप D से C में भाग करोगे और कुछ यहां पर भागफल आएगा और कुछ यहां पर शेष आ जाएगा। अगर ये शेष 0 है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको जो D है वो मासापा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मासापा। किसका, C और D का। ठीक, लेकिन अगर ये 0 नहीं है, ठीक, 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इससे D में भाग देंगे और फिर हमें कुछ भागफल मिलेगा, फिर हमें कुछ शेष मिलेगा। अगर ये इस बार शेष जो है वो 0 हो गया, कितना होगा, 0, तो ये जो था ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मासापा। लेकिन अगर ये नहीं बना तो हम क्या करेंगे, अगर ये 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो हम इससे इस वाले को भाग करेंगे। ठीक है, और ये करते चले जाएंगे तब तक जब तक कि हमें शेष 0 ना मिल जाए, और जिस स्टेज पर हमें 0 मिलेगा शेष, वही वाली स्टेज का जो भाजक होगा, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ये जो भाजक है वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा मासापा। तो ये इसी प्रमेयिका को यूज करके कैसे हम मासापा निकालते हैं उसका ये सिस्टम है, और इसी सिस्टम को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये व्यवस्थित तरह से लिखा हुआ है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुका हूं कि कोई भी एक भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या, तो इसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हो। ये n अभाज्य संख्याएं इनके गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, और जो गुणनखंड है उनका प्रयोग क्या करेंगे, उनका गुणन कर देंगे आपस में। तो यहाँ पे आप गुणा करते चले जाएंगे तो उसको लिखा जा सकता है। और इसमें ये सारी अभाज्य संख्याओं जो भी हमें मिलेंगी वो कैसी होंगी, यूनिक होंगी, अद्वितीय होंगी। ये मैं हम लोग पहले से बात कर चुके हैं।
लेकिन इसका एप्लीकेशन कहां पर है, इसका एप्लीकेशन कैसा है? इसके एप्लीकेशन में दो तीन चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छे से बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं ये प्रमेय पढ़ने के बाद से। तो उसका जो पहला एप्लीकेशन है उसमें इस तरह का सवाल बनता है कि 4 की घात n है, जहां पर n जो है वो क्या है, n है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको गणित में ऐसे लिखा जाता है n बिलोंग्स टू z प्लस क्या है, z क्या होता है, z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को यानी कि पूर्णांकों को, और प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक, तो n क्या है, इसको ऐसे लिखा जाए जहां n है एक धनात्मक पूर्णांक। यही चीज गणित की भाषा में ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि 4 की घात अगर n है तो आप ये सिद्ध करिए कि इसका आखिरी अंक जो है, आखिरी अंक शून्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे बताइए। ये जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमारी एक दो बार तो देखिए प्रैक्टिस करनी रहती है। प्रैक्टिस करने के बाद से हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ किस डायरेक्शन में सोचना है, क्या करना है, राइट। 4 टू द पावर n बोला गया है। n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे इससे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होगा, बस इतनी सी बात है। सब कुछ नहीं हो सकता है, बिलोंग्स टू एक हो सकता है इनमें से, ठीक है। ये और मतलब या 2 या फिर 3 या कुछ भी हो सकता है। तो अभी क्या करेंगे, हमने क्या प्रूव करना है कि शून्य नहीं होगा। कौन सा अंक, आखिरी अंक। आखिरी अंक मतलब कोई भी संख्या है, 7920 है, इसमें आखिरी अंक क्या है, शून्य है। 10 में आखिरी अंक क्या है, शून्य है। 20 में आखिरी अंक क्या है, शून्य है। किसी भी संख्या जिसमें आखिरी अंक शून्य है, वो सारी की सारी संख्याएं किससे विभाजित हो जाती हैं, 10 से विभाजित हो जाती हैं। और जो संख्या 10 से विभाजित होगी वो 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 5। इसका मतलब 2 से भी विभाजित होगी और साथ में 5 से भी विभाजित होगी। ये वो चीज है जिस पर हमें फोकस करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और वो कैसे करेंगे, अब जो मैंने नीचे लिखा उसको मैं रब कर दे रहा हूं, क्योंकि आखिरी अंक शून्य नहीं होगा, ये आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। होगा क्या, 4 की घात n है और 4 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 2। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 उसकी घात n, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की घात 2n। कैसे कर दिया, 2 गुणे 2, दो तरीके से देख सकते हैं इसको। 2 गुणे 2 है, ये आपको कितनी बार लिखना है, ये पूरा ये जो चीज है वो आपको n टाइम्स लिखनी पड़ेगी। इंटू 2 गुणे 2, फिर इंटू 2 गुणे 2। ये आप कैसे बार लिखोगे, ये जो पेयर है वो n बार आएगा, और क्योंकि इसमें 2 बार आ रहा है इसलिए सब कुछ मिला दोगे तो 2 की घात 2n हो जाएगा। तो 2 की घात 2n तो है इसमें, लेकिन आपको एक 5 भी चाहिए था कम से कम। अगर आपको शून्य लेकर के आना है अंत में, और आप कह देंगे कि इसमें कोई भी 5 नहीं है, 4 की घात n में देयर इज नो प्राइम फैक्टर विच इज 5। हिंदी में, अपने मीडियम में, कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है इसके गुणनखंडों में जो 5 हो, और इस वजह से अंतिम अंक जो है वो शून्य नहीं आ सकता। तो हुआ क्या, आप ऐसे सोचो कि आपसे मैंने पूछा कि 4 की घात n में कभी भी शून्य नहीं आएगा, आप कैसे प्रूव करोगे। आप इसमें अगर गुणा करते जाओगे तो आप कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इसमें अंकों के साथ बचपन से कभी खेला होता तो क्या होता, 4 की घात n है, 4 की घात आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 4, 4 की घात 2 रखोगे क्या मिलेगा, 16, 4 की घात 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 64, 4 की घात 4 करोगे तो क्या मिलेगा, 256, है ना। और फिर मिलेगा आपको 1024, फिर आपको मिलेगा 4096। तो ये जितनी भी सब कुछ मिल रहा है, देखिए पहले 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6। इसमें शून्य तो छोड़ो, इसमें कभी 1 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। विषम तो आ ही नहीं सकते हैं। किसी भी सम संख्या की आप कोई भी धनात्मक घात लगाओगे ना, कभी विषम तो मिलेगा ही नहीं। तो ये तो पहले से ही सारे एलिमिनेट हो गए। और साथ में बचे क्या क्या, बचा 0, 2, 4, 6, 8। उसमें से भी सिर्फ 4 और 6 आ रहे हैं, ना 2 आ रहा है, ना 8 आ रहा है, ना 0 आ रहा है। तो अगर आपने कभी अंकों के साथ खेला होता तो आपको पहले से पता होता कि नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये तरीका नहीं है प्रूव करने का, ये आपको अंडरस्टैंडिंग दे देगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो आप ऐसे प्रूव नहीं करेंगे। तब कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको वैसे ही प्रूव करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने भी देखा है। और वो कैसे देख पाए, वो हम लोग देख पाए हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की वजह से ही। तो ये इसका एक एप्लीकेशन था।
तो हम लोगों ने दोनों प्रमेय का एक एक अनुप्रयोग देख लिया है। अभी जो हमारी आधारभूत प्रमेय है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है जो हम लोग आगे चल करके देखेंगे, लेकिन उसी आधारभूत प्रमेय से निकल करके एक प्रमेय आती है और उस पर आधारित जो यूसेज है वो हम देखेंगे। और वो प्रमेय ये बोलती है कि मान लीजिए ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर हटा दीजिए, ए क्या है, ए कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक में क्या अंतर है? धनात्मक संख्या तो 1.5 भी हो गई, लेकिन 1.5 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसमें पूर्णांक होना चाहिए, 1 हो या 2 हो या 3 हो, इस तरह की बात है। तो ए अगर एक धनात्मक पूर्णांक है और पी अगर एक अभाज्य संख्या है, क्या है? अभाज्य संख्या। अब पी क्यों लिखते हैं हम लोग? पी इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर पी से स्टार्ट होता है इसलिए पी बोल देते हैं। तो पी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो ये वाली जो थ्योरम है वो बोलती है कि अगर आप ए स्क्वायर पूरी तरह से पी से विभाजित कर दे रहे हो तो फिर ए भी पूरी तरह से पी से विभाजित होगा। मतलब अगर ए स्क्वायर में पी से भाग जा रहा है ना, तो ए में भी पी से भाग जाएगा, जहां पर पी क्या है? एक अभाज्य संख्या है और ए क्या है? कोई धनात्मक संख्या है। तो इसका जो प्रूफ है वो डायरेक्टली हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको जेई क्लियर करना है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप ये वाला पार्ट देख लो, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ करके देख लेना, ठीक है? क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं कि कैसे ये बात सही है। हम लोगों ने देखा था कि ए है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? P1 इंटू P2 इंटू P3। अब बहुत सारे बच्चे हैं जैसे ही वो गणित में अल्फाबेट्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि ए लिखा है, पी लिखा है, पीएन लिखा है, ये सब क्या है, तो उनका सिर चकराने लग जाता है। अरे भाई, हम लोगों ने पहले बात की थी कि कोई भाज्य संख्या है उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हो। ये जो डॉट लगा हुआ है ना, ये इंटू है, ये गुणे का निशान भी है, हायर क्लासेस में हम लोग ऐसे ही लगाते हैं। और P1 क्या है? ये पहली अभाज्य संख्या है, ये दूसरी अभाज्य संख्या है, ये तीसरी अभाज्य संख्या है, और मान लिया कि कुल n अभाज्य संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो हमें a मिलेगा। ठीक, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा आपका P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश 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 Pn, और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक, पूरे का स्क्वायर क्यों? क्योंकि a तो यही है ना, आपको a का स्क्वायर करना है, सिर्फ P1 का स्क्वायर थोड़ी करना है, और a तो ये सब कुछ है, यही तो था पूरा a, तो इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया। और जिसका जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? P1 इंटू P1। ठीक है, P1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि P1 इंटू P1 इंटू P2 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P3, यानी कि इसको ऐसे आपको जोड़े मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे ना? ऐसे कितने जोड़े मिलेंगे? Pn का भी जोड़ा मिलेगा, Pn इंटू Pn, यानी कि ये आपको मिल गया a स्क्वायर। और अब हमें बताया गया है कि a स्क्वायर में अगर आप p से भाग दे पा रहे हो और पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, तो पूरा पूरा भाग कब जाएगा? ये सारी तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो पूरा पूरा भाग तब जाएगा जब p इन्हीं में से कुछ हो, या तो P1 हो, या तो P2 हो, या तो P3 हो, या कुछ और हो, या फिर Pn हो। यानी कि जिन अभाज्य संख्याओं से मिल करके a स्क्वायर बन रहा है, और अभाज्य संख्या एक से नहीं बना, हर अभाज्य संख्या का स्क्वायर हो गया है, क्यों? क्योंकि a ये था, तो a स्क्वायर ये हो चुका है, यहां तक तुम लोग देख चुके थे। तो जो p है उसको इनमें से ही एक होना पड़ेगा, किसमें से? P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा या Pn, इनमें से कुछ भी होगा। बीच की भी संख्या है, यहाँ पे P4 भी होगा, P5 भी होगा। ठीक है, अगर इसमें n संख्या आ रही है, और n क्या है? n एक चर है, तो n तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पर? कि a क्या है। जैसे मैंने बताया था ना कि 840 को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे बताया था ना। तो ये जो अभाज्य संख्याएं हैं वो किस पर निर्भर कर रही हैं? वो इस पर निर्भर कर रही है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही a पर निर्भर कर रही है कि क्या होगा। तो हुआ क्या कि अगर P1 P2 P3 या Pn में से कुछ भी है, तो आप देख लो सीधा सीधा कि जहां पर आपको a बताया गया है वहां पर भी तो P1 P2 P3 ऑलरेडी है ही इसके गुणनखंडों में से, और इस वजह से अगर p से a स्क्वायर पूर्णतया विभाजित है तो निश्चित रूप से p से a भी पूर्णतया विभाजित होगा। और यही वो थ्योरम है जो हम प्रयोग करेंगे जब हम इस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे अपने इस चैप्टर में। तो ये थ्योरम क्या बोलती है, मैं इसको, जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जो बोलती क्या है, जो समझाने वाला एंगल था वो मैंने समझा दिया है, उसको मैं फिर से ब्रीफ में लिख देता हूं कि अगर a एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक संख्या नहीं सॉरी धनात्मक पूर्णांक है, और आप a स्क्वायर को p से पूर्णतया विभाजित कर पा रहे हो, तो फिर आप a को भी p से पूर्णतया विभाजित कर ले जाओगे। और ये वो प्रिंसिपल है जिसको हम लोग यूज करेंगे।
अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।